नमस्कार छात्रों, आज हम मानक हिंदी वर्तनी को लेकर चर्चा करने वाले हैं। व्याकरण के अंतर्गत हमने बहुत कुछ पढ़ा। अब मानक हिंदी वर्तनी हिंदी को कैसे लिखा जाता है या व्याकरण के जो नियम हैं उन नियमों को आधार बनाकर एक मानक हिंदी वर्तनी का निर्माण किया गया है। इससे संबंधित जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। वर्तमान समय में मानक हिंदी वर्तनी का कार्यक्षेत्र केंद्रीय हिंदी निदेशालय का है। हिंदी वर्तनी के मानकीकरण की दिशा में कई दिग्गजों ने अपना योगदान दिया, जिनमें से आचार्य किशोरीदास वाजपेयी तथा आचार्य रामचंद्र वर्मा के नाम उल्लेखनीय है। हिंदी भाषा के संघ और कुछ राज्यों की राजभाषा स्वीकृत हो जाने के फलस्वरूप देश के भीतर और बाहर हिंदी सीखने वालों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि हो जाने से हिंदी वर्तनी की मानक पद्धति निर्धारित करना आवश्यक और कालोचित लगा, ताकि हिंदी शब्दों की वर्तनियों में अधिकाधिक एकरूपता लाई जा सके। तदनुसार शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार ने 1961 में हिंदी वर्तनी की मानक पद्धति निर्धारित करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति नियुक्ति की। इस समिति ने अप्रैल 1962 में अंतिम रिपोर्ट दी और समिति की 4 बैठकें हुई, जिनमें गंभीर विचार विमर्श के बाद वर्तनी के संबंध में एक नियमावली निर्धारित की गई। समिति के तदनुसार 1962 में अपनी अंतिम सिफारिशें प्रस्तुत की, जो सरकार द्वारा अनुमोदित की गई और अंततः हिंदी भाषा के मानकीकरण की सरकारी प्रक्रिया का श्री गणेशा होगा। केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने प्रथमतः 1968 में हिंदी वर्तनी का मानकीकरण नाम से लघु पुस्तिका का प्रकाशित की थी और वर्ष 1983 में इस पुस्तिका का निःशुल्क वितरण या संशोधित एवं परिवर्तित संस्करण देवनागरी लिपि तथा हिंदी वर्तनी का मानकीकरण प्रकाशित किया गया। वर्ष 1968 के मानकीकरण का मुख्य आधार प्रयोक्ता और टंकन यंत्र रहा था और सूचना के आज के युग में हिंदी भाषा के मानकीकरण को पुनः संशोधित एवं परिवर्तित करके तथा देवनागरी लिपि के लिए कंप्यूटरीकृत यूनिकोड के निर्माण करने की आवश्यकता अनुभव की गई। इसी तारतम्य में केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा वर्ष 2003 में देवनागरी लिपि तथा हिंदी वर्तनी के मानकीकरण के लिए अखिल भारतीय संगोष्ठी का आयोजन किया था। इस संगोष्ठी में मानक हिंदी वर्तनी के लिए जो नियम निर्धारित किए थे उनका विवरण अलग अलग प्रकार से दिया गया है। देवनागरी लिपि और हिंदी वर्तनी का मानकीकरण पुस्तिका में मानक हिंदी वर्णमाला, मानक हिंदी वर्तनी, विराम चिन्ह, कोशों में अकारादि क्रम, परिवर्तित देवनागरी लिपि आदि विषय तथा पैराग्राफों के विभाजन तथा उपविभाजन से संबंधित ये मानक दी गई है। तो पहला जो नियम मानक हिंदी की वर्तनी के जो नियम बनाए गए हैं उन नियमों में से पहला जो है वह है खड़ी पाई वाले व्यंजनों को लेकर। अब खड़ी पाई वाले व्यंजन का मतलब है कि जिन व्यंजनों में खड़ी पाई यानी उभी रेश ज्या अक्षरामध्ये असते असे अक्षर यानी खड़ी पाई वाले व्यंजन, खड़ी पाई वाले व्यंजनों के संयुक्त रूप का अर्थ है कि जोड़ाक्षर बनाते समय खड़ी पाई को हटाया जाता है। यह पहला नियम है। जैसे कि उदाहरण के लिए अगर हम देखेंगे तो वह है ख्याति शब्द हम लिखेंगे तो ख की खड़ी पाई क्या हो जाती कि उसे हटाया जाता है, या कच्चा शब्द लिखते समय च की खड़ी पाई को हटाया जाता है, या नगण्य शब्द लिखते समय न की खड़ी पाई को हटाया जाता है, या कुत्ता शब्द लिखते समय तक तो हम त को त जोड़ते हैं तो एक त की पहले तक की क्या करते हैं कि हम खड़ी पाई को क्या करते हैं कि उसे हटाते हैं। या दूसरा शब्द अगर हम देखेंगे तो स्वीकृति, उसमें स्वी ये जोड़ाक्षर हैं, संयुक्ताक्षर हैं, तो वहाँ बनाते समय स की खड़ी पाई को उभया रेशेला उसे हटाया गया है। इस प्रकार पहला नियम मानक हिंदी वर्तनी का क्या है कि संयुक्ताक्षर यानी खड़ी पाई वाले व्यंजनों का संयुक्ताक्षर बनाते समय खड़ी पाई को क्या किया जाता है कि हटाया जाता है।
दूसरा है अन्य व्यंजन जो जिन्हें खड़ी पाई नहीं है, ऐसे व्यंजन जो है उनका क्या करना है। तो खड़ी पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त अक्षर बनाते समय खड़ी पाई को हटाया जाता है। तो दूसरा नियम यह है कि बिना खड़ी पाई वाले जो व्यंजन हैं उन व्यंजनों का संयुक्त अक्षर बनाते समय उन्हें हलंत किया जाता है। हलंत का अर्थ है कि ज्याला आपण पोट फोडणे किंवा पाय मोडणे असा प्रकार म्हणतो। उसी प्रकार यहाँ हमें उसका संयुक्त अक्षर या जोड़ाक्षर बनाना आवश्यक है। जैसे कि एक शब्द हम लिखेंगे कि ट ठ ड ढ छ द और ह के संयुक्त अक्षर और जोड़ाक्षर हल चिन्ह लगाकर ही बनाए जाते हैं। जैसे कि बुढ़ा शब्द लिखना है तो ढ को एक हलंत किया जाता है और दूसरा ढा शब्द लिखा जाता है। या ब्रह्मा चिन्ह, इस प्रकार के जो उदाहरण हैं वह उदाहरण इसके अंतर्गत आ जाते हैं। यानी बिना पाई वाली खड़ी पाई वाली व्यंजनों का संयुक्त अक्षर बनाते समय उन व्यंजनों को हलंत करना, यह मानक हिंदनी का दूसरा नियम है। तीसरा नियम है कि संयुक्त र के प्रचलित रूपों, तीनों जो रूप हैं वह यथावत रहेंगे। अब संयुक्त का मतलब है जोड़ाक्षर, मैंने बताया उसके पहले। तो र शब्द जो है वह जब जोड़ाक्षर के अंतर्गत आ जाता है तो उसके 4 रूप मराठी में है और हिंदी में क्या क्या है कि उसके तीनों रूपों को प्रचलित जो है उन्हें ही यथावत यानी मान्यता दी है, स्वीकृति दी है। जैसे कि उदाहरण के लिए मैं आपको एक शब्द बताऊंगा कि प्रकार शब्द जो है तो प्र लिखते समय उसमें र का उच्चार होता है, धर्म लिखते समय म का उच्चार होता है, राष्ट्र लिखते समय र का उच्चार होता है, और मराठी में सार्याजनी इस प्रकार शब्द लिखते समय रया में अलग प्रकार से उसका उच्चार र का होता है। चारों जगह उच्चार तो एक ही है र का, लेकिन लिखने की पद्धति अलग है। प्र में पोट फोड़ने इस प्रकार कहा जाता है, पाय मुड़ने, या धर्म में रफार दिया जाता है, राष्ट्र में अलग पद्धति से उसमें, और सार्या में अलग पद्धति से र को लिखा जाता है। तो हिंदी में संयुक्त र के प्रचलित तीनों रूप जो है वह यथावत रहेंगे, इस प्रकार कहा गया। चौथा जो सार्याजनी का जो रूप है वह रूप यहाँ आवश्यक नहीं है। आगे हम यह कह सकते हैं कि हल चिन्ह युक्त वर्ण से बनने वाले संयुक्ताक्षर के द्वितीय व्यंजन के साथ ई की मात्रा का प्रयोग संबंधित व्यंजन के तत्काल पूर्व ही किया जाएगा, न कि पूरे युग्म से पूर्व। इसका अर्थ यह है कि चिट्ठियाँ शब्द अगर लिखना है आपको तो ये हल चिन्ह के शब्द हैं, ठ ट और ठ, उन्हें खड़ी पाई नहीं है, इसी कारण हल चिन्ह के शब्द माने जाते हैं। तो चिट्ठियाँ शब्द लिखते समय ची लिखने के बाद ट को क्या किया जाता है कि उसका पाय मोड़ने जिसे कहते हैं वह हलंत करेंगे आप, और ठ की पहली मात्रा देकर यहाँ शब्द लिखेंगे। यानी इस प्रकार चिट्ठियाँ इस प्रकार का शब्द क्या हो जाएगा कि बन जाएगा। ऐसे बहुत सारे हैं, कुट्टिम शब्द हैं, द्वितीय शब्द हैं, बुद्धिमान शब्द हैं, चिन्हित शब्द हैं। इस प्रकार हल चिन्ह युक्त वर्ण से बनने वाले संयुक्ताक्षर के द्वितीय व्यंजन के साथ जब ई की मात्रा आती है तो उसके संबंध में ये बात ध्यान रखिएगा। दूसरी बात यह है कि कारकों के साथ उसके नियम भी उन्होंने बताए हैं कि हिंदी के कारक चिन्ह सभी प्रकार के नाम या संज्ञा शब्दों में प्रतिपादिक से पृथक लिखे जाएं। नामों के साथ अगर कारक चिन्ह आ जाते हैं तो ये व्याकरण का नियम बताता है कि वह अलग लिखे जाएं। जैसे कि राम ने, राम को, राम से, स्त्री का, स्त्री से, सेवा में आदि शब्द जो हैं इनमें क्या किया है कि नामों के साथ जब कारक चिन्ह आ गए तो वह अलग लिखे हैं। राम और ने अलग अलग पद्धति से लिखा है। तो सर्वनाम के साथ अगर ये शब्द चिन्ह प्रतिपादिक के साथ आते हैं तो उन्हें मिलाकर लिखा जाए, इस प्रकार ये नियम बताता है मानक हिंदी वर्तनी। तो सर्वनाम कौन से हैं, तो सर्वनाम के अंतर्गत जैसे कि राम ने, राम को, राम से, स्त्री का इस प्रकार का है। उसी प्रकार तूने, आपने, तुमसे, उसने, उसको, उससे, उस पर, हाँ, ये शब्द क्या है कि सर्वनाम के अंतर्गत आ जाते। तो इन्हें प्रत्यय जोड़ते समय, इन्हें विभक्ति चिन्ह लगाते समय तूने, आपने, तुमसे, उनसे, यानी से, ने को जो प्रत्यय मैंने इसके पूर्व भी कारक पढ़ाते समय आपको बताए थे वे उन्हें जोड़ कर लिखे जाते हैं, उन्हें कि उसे हटाकर या पृथक लिखे जाते हैं। सर्वनाम के साथ यदि 2 कारक चिन्ह है, हाँ, तो उसमें पहला मिलाकर लिखना है और दूसरा पृथक लिखना, दूसरा अलग लिखना है। जैसे कि उसके लिए शब्द आ गया, के ये कारक चिन्ह है, लिए ये कारक चिन्ह है, या इनमें से में ये कारक चिन्ह है और से ये कारक चिन्ह है। तो में पहला जो है वह जोड़कर लिखा जाएगा
और से जो है वह थोड़ा पृथक लिखा जाएगा, अलग लिखा जाएगा। यानी सर्वनाम और कारक चिन्ह के बीच अगर ही शब्द, आदि शब्द, तक शब्द का निपात हो, अगर वह आता है तो कारक चिन्ह को पृथक लिखा जाए। जैसे कि आप ही के लिए, मुझ तक को। हाँ, तो ये बातें जो है वह कारक से संबंधित मानक हिंदी वर्तनी के संबंध में नियम बनाए गए। आगे चलकर पढ़ते हैं हम कि क्रियापद को लेकर, यानी संयुक्त क्रिया यानी जोड़ाक्षर। हाँ, उसके संबंध में संयुक्त क्रियापदों में सभी अंगीभूत क्रियाएं पृथक पृथक यानी अलग अलग लिखी जाती हैं। जैसे कि पढ़ा करता है यानी पढ़ना, करना और होना। आ सकता है, आना, सकना और होना। जाया करता है, जाना, करना और होना। खाया करता है, खाना, करना, होना। ये शब्द जो है वह अलग अलग पद्धति से लिखे जाते हैं, यानी अलग अलग लिखे जाते हैं क्रियापद। पढ़ना एक क्रियापद है, करना एक क्रियापद है, होना एक क्रियापद है, तो इन्हें अलग अलग लिखा जाता है। आगे चलते हैं हाइपन की ओर, यानी योजक चिन्ह जिसे कहा जाता है। हाइपन का विधान स्पष्टता के लिए किया गया है और द्वंद्व समास में पदों के बीच हाइपन रखा जाता है। जैसे कि राम डैश लक्ष्मण, योजक चिन्ह का, शिव पार्वती, देख रेख, चाल चलन, हंसी मजाक, लेन देन, पढ़ना लिखना, खाना पीना, खेलना कूदना, इन शब्दों के बीच हाइपन दिया जाता है। इसी का अर्थ है कि वो विधान की स्पष्टता के लिए वहाँ दिया जाता है। या सा जैसा आदि जो शब्द आ जाते हैं, तुम सा नहीं देखा, राम जैसा, चाकू से, इस प्रकार के शब्द जो आते हैं तो वहाँ भी हाइपन, तुम हाइपन डैश यानी सा, राम जैसा यानी राम डैश जैसा, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग वहाँ किया जाता है। तो आगे चलते हैं, तत्पुरुष समाज में हाइपन का प्रयोग केवल वही किया जाए वहाँ जहाँ उसके बिना भ्रम होने की संभावना हो। जैसे कि भू डैश तत्व, इस प्रकार का शब्द है, यह तत्पुरुष समास का है। अगर हम उसे भूतत्व इस प्रकार कहेंगे तो उसका अर्थ क्या हो जाएगा कि थोड़ा गलत हो जाएगा। अव्यय को लेकर मानक हिंदी वर्तनी के नियम क्या बताते हैं, तो तक, साथ आदि अव्यय सदा पृथक लिखे जाते हैं। जहाँ यहाँ तक, आपके साथ यानी आपके और साथ शब्द मिलाकर नहीं लिखा जाता, थोड़ा अलग करके लिखा जाता है। तो यह मानक हिंदी वर्तनी का नियम है। इस प्रकार ढेर सारे मानक हिंदी वर्तनी के नियम हैं। उसके संबंध में अगले लेक्चर में, अगले ऑडियो में मैं आपको बताऊंगा। अभी के लिए थोड़ा धन्यवाद। इसका कारण यह है कि ज़्यादा आ जाइए हम चर्चा करते हैं तो वह थोड़ा गलत हो जाएगा और उस सेंडिंग में प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है।